नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त यारो भाई यार मनीष कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। आज हम BTC फर्स्ट सेमेस्टर का जो हिंदी चला रहे थे उसमें जो चैप्टर नंबर 2 था उसका हमने पार्ट 1 इससे पहले वाली वीडियो में करा दिया। आज हम पार्ट 2 कराने आए जिस चैप्टर का नाम है भाषाई कौशल का विकास। इससे पहले वाले जो पार्ट में हमने चैप्टर में बताया था वो था आपका श्रवण इंद्रियों के बारे में, मतलब सुनने की शक्ति के बारे में बताया था, कैसे सुनने की आवश्यकता होती है एक स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, और उसके क्या क्या फायदे होते हैं और उसके क्या क्या लॉस होते हैं, मतलब हानियां होती हैं। तो आज हम उसके आगे बताएंगे क्या होता है आगे इस चैप्टर में क्या क्या है। जैसे वाचन के प्रकार है, वाचन के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं, स्वस्वर वाचन और मौन वाचन। स्वस्वर वाचन के बारे में पढ़ते हैं, आइए देखते हैं। स्वस्वर वाचन क्या होता है? स्वस्वर वाचन होता है स्वर सहित वाचन, स्वस्वर वाचन कहलाता है। जो स्वर के साथ हम वाचन करते हैं, बोलते हैं शब्दों को, वो स्वस्वर वाचन कहलाता है। अतः लिखी हुई विषय वस्तु को देखकर स्वस्वर पढ़ना स्वस्वर वाचन कहलाता है। मतलब जो लिखी हुई विषय वस्तु को स्वर के साथ पढ़ना ही स्वस्वर वाचन कहलाता है। इसके 2 प्रकार के भेद होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार के भेद होते हैं? आदर्श वाचन, पहला कौन सा है? आदर्श वाचन। आदर्श वाचन किसके द्वारा किया जाता है? आदर्श वाचन आपका अध्यापकों के द्वारा किया जाता है। जो अध्यापक एक बच्चे के प्रति जो मतलब भाषण करते हैं उसे आदर्श वाचन कहते हैं। कैसे? आइए उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। शिक्षक द्वारा किया जाने वाला वाचन आदर्श वाचन कहलाता है। शिक्षक के द्वारा जो वाचन किया जाता है उसे आदर्श वाचन कहते हैं, और विद्यार्थी द्वारा या स्टूडेंट के द्वारा जो वाचन किया जाता है उसे अनुकरण वाचन कहते हैं। तो इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। तो आदर्श वाचन की डेफिनेशन और परिभाषा क्या है? शिक्षक द्वारा किए जाने वाला वाचन आदर्श वाचन कहलाता है, क्योंकि यह बालक के लिए वाचन आदर्श रूप में होता है। यह वाचन बालक के लिए आदर्श रूप में होता है। अतः अध्यापकों को बालक के वाचन के लिए उचित मार्गदर्शन देना चाहिए। मतलब कि आदर्श वाचन ये होता है कि आदर्श वाचन शिक्षक के द्वारा किया जाता है और बालकों को उचित मार्गदर्शन दिया जाता है आदर्श वाचन के द्वारा। आदर्श वाचन ही शिक्षक की एक नींव होती है जो बालकों के प्रति एक अपनी स्नेह, प्रेम भावना और उसके उचित मार्गदर्शन के लिए सहायक होती है स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट है आपका अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन क्या होता है? अनुकरण वाचन होता है स्टूडेंट्स के द्वारा जो किए जाने वाला वाचन होता है वो अनुकरण वाचन होता है। आइए डेफिनेशन पढ़ते हैं। अनुकरण वाचन छात्रों द्वारा किया जाता है। अनुकरण वाचन छात्रों के द्वारा किया जाता है। इसे अनुकरण वाचन इसलिए कहते हैं। इसे अनुकरण वाचन किस लिए कहते हैं आइए जानते हैं। इसे अनुकरण वाचन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें छात्र अध्यापक द्वारा किए गए वाचन के अनुसार वाचन का प्रयास करता है। क्योंकि इसमें छात्र अध्यापक के द्वारा किए गए वाचन के अनुसार वाचन करने का प्रयास करता है। जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, वो अध्यापक के द्वारा जो वाचन किया जाता है उसके अनुसार ही स्वयं भी खुद वाचन करने का प्रयास करता है, इसलिए अनुकरण वाचन कहलाता है। अनुकरण वाचन आप सीधा ये जान लीजिए कि आदर्श वाचन शिक्षक के द्वारा किया जाता है और अनुकरण वाचन स्टूडेंट के द्वारा किया जाता है, मतलब विद्यार्थी के द्वारा किया जाता है। ये दोनों वाचन ही बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब आदर्श अनुकरण वाचन के 2 भेद होते हैं। अनुकरण वाचन के 2 भेद है। कौन कौन से 2 भेद है? व्यक्तिगत वाचन और संवेद वाचन या सामूहिक वाचन। व्यक्तिगत वाचन क्या होता है मैं आपको अभी डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ, उसके बाद इसकी डेफिनेशन भी आपको दिखाऊंगा है। तो ये अनुकरण व्यक्तिगत वाचन क्या होता है? व्यक्तिगत वाचन होता है किसी इंडिविजुअल पर्सन का अकेले बोलना है। जैसे कि मैं आपके सामने इंडिविजुअल बोल रहा हूँ किसी भी चीज को, अगर मैं कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी गलती करता हूँ तो आप मेरी गलती को तुरंत पहचान लेंगे क्योंकि मैं एक इंडिविजुअल बोल रहा हूँ। और नेक्स्ट है आपका सामूहिक वाचन या संवेद वाचन। सामूहिक वाचन और संवेद वाचन में होता है कि कक्षा में विभिन्न प्रकार के विभिन्न स्टूडेंट बैठे हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हैं, जैसे आपके 10, 12, 15 जो भी स्टूडेंट बैठे हुए हैं, अगर सब लोग मिलकर बोलेंगे तो कुछ लोग सही भी बोलेंगे, कुछ लोग गलत भी बोलेंगे, लेकिन हम उसमें पहचान नहीं कर पाएंगे कि कौन कौन से बच्चे गलती कर रहे हैं या फिर कौन कौन से बच्चे सही बोल रहे हैं। तो इसलिए व्यक्तिगत वाचन एक विद्यार्थी के लिए ज्यादा बेनिफिशियल वाचन है, मतलब लाभदायक वाचन है, जिससे कि हमें पता पड़ जाता है कि किस स्टूडेंट की क्या विधि है, मतलब कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। और सामूहिक वाचन एक स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा हानिकारक है, बट ये दोनों ही बहुत अच्छे हैं। इनके बारे में डेफिनेशन कराता हूं, आइए देखते हैं। हमने वाचन के प्रकार कराया था, उसमें वाचन के प्रकार में हमने कराए थे आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन। उसके आगे जो है आपने 2 कराए थे, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन। आदर्श वाचन टीचरों के द्वारा किया जाता है, अनुकरण वाचन स्टूडेंट्स के द्वारा किया जाता है। अनुकरण वाचन जो है स्टूडेंट्स के द्वारा किया था वो 2 प्रकार के होते थे। वो कौन कौन से 2 प्रकार थे हमने इससे पहले डिफाइन किया था, व्यक्तिगत वाचन और संवेद या सामूहिक वाचन। इसको हमने ऐसे ही डिस्क्राइब करके आपको समझा दिया था। अब हम उसकी डेफिनेशन को आपको बताएंगे बाकायदा।
तो उसकी डेफिनेशन क्या है, व्यक्तिगत वाचन क्या होता है। व्यक्तिगत वाचन, इसकी डेफिनेशन मैंने आपको पहले भी समझाई थी कि जो बंदा इंडिविजुअली जो मतलब व्यक्तिगत जो वाचन करते हैं बच्चे, एक स्टूडेंट्स अगर इंडिविजुअली बोलते हैं तो हम उसकी कमियों को, उसके जो सुधार होते हैं उन चीज़ों को हम डिस्क्राइब कर देते हैं। तो इन चीज़ों को हम व्यक्तिगत वाचन में लेके आते हैं। जैसे कि इसकी डेफिनेशन, इसमें बालक अकेला जोर से उच्चारण करता है, इसमें बालक अकेला ही जोर से उच्चारण करता है, उचित आरोह अवरोह गति एक स्वर प्रवाह के साथ बढ़ता है, उचित आरोह अवरोह गति स्वर प्रवाह के साथ बढ़ता है। इससे वाचन संबंधित त्रुटियों का पता लग जाता है और उसे दूर किया जा सकता है। इस प्रकार के वाचन से आत्मविश्वास बढ़ता है। मतलब व्यक्तिगत वाचन वो वाचन होता है जो एक इंडिविजुअल पर्सन या फिर एक व्यक्तिगत व्यक्ति, जैसे मेरे द्वारा आपके सामने जो वाचन किया जा रहा है, यह है एक व्यक्तिगत वाचन है। मैं एक उचित आरोह अवरोध के साथ आपके साथ बोल रहा हूँ, आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगर मेरे बोलने में, अगर मेरे वाचन में कोई मिस्टेक हुई तो आप तुरंत मेरे वाचन को पहचान सकते हैं। लेकिन अगर मैं सामूहिक रूप से, अगर मैं आपके साथ बोलूँ, सामूहिक रूप से अगर मैं बोलूँ तो आप मेरे इंडिविजुअली प्रॉब्लम्स को या फिर मेरे वाचन को नहीं पहचान पाएंगे कि मैं कहाँ आरोह अवरोह या फिर कहाँ मैं शब्दों में और वाक्य में मिस्टेक कर रहा हूँ, गलती कर रहा हूँ। तो इसीलिए जो व्यक्तिगत वाचन होता है वो एक इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा, व्यक्तिगत पर्सन के द्वारा वाचन किया जाता है। उसमें अब बच्चे की कमियों के, आरोह और अवरोह की कमियों को भी बारे में भी जान सकते हैं। इसके व्यक्तिगत वाचन के द्वारा ही हम बच्चे में अधिक से अधिक सुधार कर सकते हैं और इससे टीचर के अंदर भी आत्मविश्वास बढ़ता है तथा बच्चे के अंदर भी आत्मविश्वास की भावना बढ़ती है, क्योंकि उसके सही और गलत के बारे में हमें जानकारी मिलती है। अब नेक्स्ट है आपका सामूहिक व संवेद वाचन। इसका नाम है संवेद वाचन, या इसे सामूहिक वाचन बोलते हैं। आपके नाम से ही पता पड़ रहा है सामूहिक वाचन मतलब कि इसमें एक से अधिक व्यक्ति होंगे, एक से अधिक स्टूडेंट्स होंगे, एक से अधिक महिलाएं होंगी, एक से अधिक छात्राएं होंगी, छात्र छात्राएं होंगी। मतलब जिसमें इसमें हम जो व्यक्तिगत वाचन था उसमें एक पर्सनल, एक स्टूडेंट जो इंडिविजुअल स्टूडेंट्स बोलता है, लेकिन सामूहिक ग्रुप्स में जब सभी लोग मिलकर बोलेंगे तो ये इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसमें बालक अन्य बालकों के साथ सोशल वाचन करता है, अन्य बालकों के साथ सोशल वाचन करता है। छोटी कक्षाओं के लिए अत्यधिक उपयोगी है। जो छोटी कक्षाएं होती है उसके लिए अत्यधिक उपयोगी है। उसका कारण यह है कि छोटी कक्षाओं में जब सभी बच्चे एक साथ वाचन करते हैं, जैसे छोटी कक्षाओं में बच्चे कविता या फिर कुछ भी पढ़ते हैं, तो जो बच्चों को नहीं भी आता है तो वो भी उसके साथ, उनके साथ स्वर में स्वर मिला के बोलने लगते हैं। जैसे कि जोनी जोनी यस पापा, तो सभी बच्चे एक स्वर में बोलते हैं, तो जो बच्चों को नहीं आता है उनकी भी हेल्प होती है और वो मतलब रट्टा बोलते हैं, रट्टाफिकेशन जिसे बोलते हैं, मतलब सबकी सुन के उन्हें याद हो जाती है चीजें। इसीलिए इसे बोलते हैं सामूहिक वाचन को कि छोटी कक्षाओं के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट, महत्वपूर्ण है। इसलिए इसमें लिखा हुआ है कि छोटी कक्षाओं के लिए अत्यधिक उपयोगी है। छोटी छोटी कविताएं एवं बाल गीतों का अध्यापक द्वारा बालकों से संवेद वाचन करना चाहिए। छोटी छोटी जो बाल गीतें होती हैं, कविताएं होती हैं, गीत होते हैं, शायरी होती है या फिर कुछ भी एनीबॉडी जो बच्चों के द्वारा बोली जाती है, पहेलियां होती हैं, बच्चों से कराई जानी चाहिए ताकि उनके वाचन में स्पष्टता आए, शुद्धता आए, ताकि उनके वाचन की मतलब जो झिझक है वो खत्म हो। जैसे कि नेक्स्ट आपका बालकों से संवेद वाचन करना चाहिए। पहले अध्यापक के समक्ष आदर्श वाचन प्रस्तुत करता है। पहले अध्यापक अपने समक्ष आदर्श वाचन प्रस्तुत करेगा। जैसे कोई भी अगर कविता अगर बालक से कहलवानी है आपको, अध्यापक को बालक के द्वारा बुलवानी है, तो उससे पहले अध्यापक पहले उसका आदर्श वाचन करेगा। जैसे कोई भी अगर आप बालकों के द्वारा, बच्चों के द्वारा, स्टूडेंट्स के द्वारा आप कहलवाना चाह रहे हो कोई भी कविता, तो उसको पहले खुद अध्यापक एक अच्छे वे में तथा अच्छे गीत के रूप में, कहानी के रूप में बोलेगा। उसके बाद फिर स्टूडेंट्स, विद्यार्थी उसके सामने प्रस्तुत करेंगे, जिसे आदर्श वाचन कहते हैं, जो अध्यापक के द्वारा बोला जाता है। उसके बाद छात्राओं को उसी रूप में एक साथ वाचन करने का निर्देश देता है। पहले अध्यापक के द्वारा बोला जाएगा, फिर वही अध्यापक बच्चों को, स्टूडेंट्स को, छात्राओं को उसी वाचन को करने के लिए निर्देश देगा। ताकि बच्चे आप लोग भी करिए ताकि ये सामूहिक वाचन अच्छा और सुदृढ़ हो सके। इसीलिए कहते हैं सामूहिक वाचन छोटी कक्षाओं के लिए अच्छा होता है, व्यक्तिगत वाचन बड़ी कक्षाओं के लिए अच्छा होता है। व्यक्तिगत वाचन में हम इंडिविजुअल पर्सन की कमियों को निकाल सकते हैं कि उसमें क्या क्या मतलब वो आरोह अवरोह में कहाँ मिस्टेक कर रहा है या फिर किस शब्द में, किस वाक्य में उसके द्वारा गलती की जा रही है। लेकिन सामूहिक वाचन एक छोटी कक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें बच्चों की सहायता से अन्य बच्चे भी कहानियां, गीत, संगीत, कविताएं, पहेलियां सीख जाते हैं। तो आइए इसके नेक्स्ट बढ़ते हैं।